आज का टॉपिक है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम वक्र, अधिगम में पठार, अधिगम के प्रकार या आयाम, अधिगम के सिद्धांत। जो लोग सी टेट, जे टेट, बी टेट, यूपी टेट यानी जिस तरह शिक्षक भर्ती के लिए जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अभी जे टेट का जो है ना, एक तरह से कहें कि जे टेट का एक दौर शुरू हो रहा है। सी टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, अब एक दो दिन में हो सके कि आपका रिजल्ट भी आ जाए। तो अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे जे टेट, बी टेट जो आने वाले हैं और यूपी टेट, उससे संबंधित जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अधिगम यानी सीखना। अधिगम क्या है इसकी चर्चा करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ देखिए, अधिगम क्या है हम लोग जानते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सोचें, चिंतन करें, कल्पना करें। क्या कोई शिशु जन्म लेता है तो वो सीखकर ही जन्म लेता है? ऐसा नहीं होता है। वो वातावरण में आता है और जब वो कुछ करने लगता है, कुछ सीख लेता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सीखना। और सीखने के अर्थ पर यदि जाएं हम लोग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से, व्यक्ति दिन प्रतिदिन नए अनुभव अपने व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं, जिसे सीखना या अधिगम कहते हैं। यानी व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करता है, उससे अनुभव प्राप्त करता है, अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है, बढ़ाता है, अपने व्यवहार में कुछ संशोधित करता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अधिगम या सीखना। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, यानी मानसिक प्रक्रिया क्या हुआ, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। यानी अधिगम यानी सीखना आपके अंदर तभी होगा जब आपके अंदर मस्तिष्क होगा, मानसिक प्रक्रिया होगा। तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। इसको देखिएगा, ये मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपना मैच्योर्ड यानी परिपक्वता की ओर बढ़ता है, वो परिपक्व होता है। आप किसी भी काम को करते हैं तो अचानक उस काम को सफाई पूर्वक या स्किल के आधार पर नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे उस काम को सीखते हैं, सीखते सीखते तब आप उस काम को करने का अनुभव प्राप्त होता है। चाहे आपका पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, चलना हो, साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, कुछ भी काम करते हैं आप एक ही बार में नहीं करते। तो क्या होता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके तहत व्यक्ति या मनुष्य क्या करता है कि वो परिपक्वता मैच्योर्ड की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी उसमें आ जाती है तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन, यानी जैसे उसको अनुभव होता है, तो उस अनुभव का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन। याद रखिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। अब व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन, परिमार्जन क्या होता है, एक तरह से साफ सफाई। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो उस गलती को आप सुधार रहे हैं तो परिमार्जन होता है। तो इसके संदर्भ में कई चीज़ें हैं। अधिगम को कई चीज़ें प्रभावित करती है। आप किसी भी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं, कैसे अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कई चीज़ होते हैं। निरंतरता, आप कोई चीज़ अधिगम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखना होगा, निरंतर आपको उसका प्रयास करते रहना होगा, निरंतर लगे रहना होगा, तभी आप उसको अच्छे से अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रुचि। आप में किसी काम को करने के प्रति इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, तो आप अच्छे से कोई चीज़ नहीं सीख सकते। देखिए, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग में एक रुचि होता था, इंटरेस्ट होता था कि हम लोग साइकिल चलाना सीखें। तो क्या करते थे कि जो भी आते थे लोग पापा वगैरह से मिलने के लिए, साइकिल जैसे द्वार पर लगाते थे तो इधर उधर झांकते थे और साइकिल लेके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि रुचि होता था कि हम साइकिल चलाएं। और शुरू में तो साइकिल चलाने के लिए पता नहीं आता ही नहीं था, झूठ मूठ का दौड़ा रहे हैं साइकिल को, झूठ मूठ का, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट के वजह से हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। यदि आप में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ आप अच्छे से अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मोटिवेशन यानी प्रेरणा,
आपको किसी काम को करने के लिए एक प्रेरणा मिलना चाहिए। आप किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तभी आप उसको अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। आपको गलत प्रेरणा मिलेगा तो आपका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो क्या होगा, आपका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। वातावरण, आपको उसी तरह वातावरण इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपका अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और वातावरण साफ सफाई अच्छा रहे, यानी बोलने वाले वातावरण के लोग बोलने वाले अच्छे हो, व्यवहार करने वाले अच्छे हो, सीखने सिखाने वाले लोग अच्छे होते हैं तो हम भी उसी हिसाब किताब से अपना अधिगम कर लेते हैं। इसके संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो परिभाषित किए हैं, परिभाषा दी है अधिगम का, यानी सीखना। देखिए क्या है सीखना या अधिगम, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप उस काम को करने के प्रति अपने आप को जब एडजस्ट कर लीजिएगा, सामंजस्य कर लीजिएगा, और ये दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार को सामंजस्य करते हुए करते हैं, तो ये चीज़ क्या होता है, सीखना। ऐसा नहीं होता है उत्तरोत्तर, मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से। अब देखिए कोई भी बच्चा जब सीखता है तो एक क्रम होता है, चलना ही सीख रहा है तो एक क्रम होता है। आप पढ़ना सीखे हैं, हम पढ़ना सीखे हैं तो एक क्रम होता है। पहले हम लोग वर्ण पढ़े, फिर शब्द पढ़े छोटे छोटे, फिर मात्रा वाले शब्द पढ़े, फिर छोटे छोटे वाक्य पढ़े। तो इस तरह एक उत्तरोत्तर अपने आप को सामंजस्य करते हुए व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो यही बात स्किनर कहता है। दूसरा वुडवर्थ, वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। आप कोई नया ज्ञान का प्राप्त कर रहे हैं, आपको नया नॉलेज हो रहा है, न्यू नॉलेज हो रहा है, और उसी के प्रति आप एक रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम। अब मान लिया जाए कि आप नए ज्ञान, साइकिल चलाने के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है कि वो एक नया ज्ञान है और आप एक प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पांस देते हैं कि साइकिल को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, फिर पैडल पे पैर रखते हैं, रखते रखते आप प्रक्रिया कर रहे हैं, करते करते उस चीज़ का क्या हो गया, आपको अधिगम हो गया। गेट्स कहता है सीखना जो है ये अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अनुभव मिलेगा, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, चलने का ट्रेनिंग हम लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उसको ट्रेनिंग करते हैं, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाते हैं, या कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जब वे अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हर मतलब जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब में क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम है। अगला क्रॉ एंड क्रॉ क्या कहते हैं, क्रॉ एंड क्रॉ कहते हैं कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। आपका अधिगम तभी कहलाएगा जब आपके आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन, यानी किसी चीज़, कोई आदत आप सीख लिए हैं तो अधिगम हो गया, और किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपके अंदर अधिगम हो गया। आपके अंदर कोई अभिवृत्ति क्या होता है कि इसको हम लोग कह सकते हैं दृष्टिकोण, किसी चीज़ के प्रति सोचने समझने का दृष्टिकोण आपका क्या है, यदि वो हो गया तो आपके अंदर क्या हो गया, अधिगम हो गया। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नज़रिया। आप किसी चीज़ को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, उस नज़रिया को आप बेहतर नज़रिया रखते हैं तो अधिगम हो गया। तो अधिगम क्या है कि एक पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है, जिसके लिए लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, और उसी अनुभव से वो करते करते सीखते जाते हैं। अब देखिए अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है कि निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं हैं। इस तरह का देता है, कूट में भी दे देता है, या गलत चुनने के लिए भी दे देता है, या सही चुनने के लिए भी दे देता है। तो योकम एवं सिम्पसन ने जो है अधिगम की विशेषताएं कुछ बताए हुए हैं, देखते हैं हम लोग। सीखना या अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, यानी अधिगम जब शिशु जन्म लेता है तो ये संपूर्ण जीवन चलते रहता है। ऐसा नहीं कि अभी रुक गया, कुछ दिन 2 साल रुक गया फिर जो है शुरू हो गया, वैसा नहीं होता। ये अधिगम संपूर्ण जीवन चलता रहता है, यानी ऑल लिविंग्स इज लर्निंग। दूसरा है सीखना परिवर्तन है, यानी लर्निंग इज चेंज। आपके अंदर कोई चेंजिंग आ गया, चेंज हो गए आप, तो आपके अंदर क्या हो गया, सीखना। तो सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज।
तीसरा है सीखना सार्वभौमिक है, यानी लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज सार्वभौमिक क्या हुआ कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता है, दुनिया के जितने जीव जंतु हैं सभी सीखते हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, सभी सीखते हैं। तो इसी को सिम्पसन और योकम कहते हैं क्या, ये सार्वभौमिक होता है, लेकिन वो अपने हिसाब से सीखते हैं। आप देखिएगा सांप का गुण होता है कि किसी भी दुश्मन को काटना, उसको जब खतरा महसूस होता है तो वो डसता है, काटता है। लेकिन जो सांप के छोटे बच्चे होते हैं वो काटना नहीं सीखता है, धीरे धीरे वो भी सीख जाता है। तो जितने भी जीव हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए उतना बेहतर वो नहीं जान पाता है, लेकिन जब वही बड़ा होता है तो फिर अपने दुश्मन से बचने के लिए वो बेहतर तरीका सीख लेते हैं। तो इसीलिए योकम और सिम्पसन कहते हैं क्या कि सीखना सार्वभौमिक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। आप चाहें तो जो एग्ज़ाम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने से पहले आप एक एक नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स मेरा दावा है कि आपको बेहतर मार्क्स दे सकता है। तो हम यहाँ से शुरू किए हुए हैं कि CDP आप जब डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा तो वहाँ आपको कई तरह का वीडियो CDP का मिलेगा जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो सब वीडियो देखिएगा। तो सीखना सार्वभौमिक है। अगला है सीखना विकास है, यानी आपके अंदर लर्निंग इज डेवलपमेंट या लर्निंग इज ग्रोथ। आपके अंदर कुछ ग्रोथ हो गया, कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो वो चीज़ क्या हो गया, सीखना। अब देखिए ग्रोथ क्या हो सकता है सीखना, कि जैसे कि साइकिल का ही उदाहरण ले रहे हैं फिर भी, कि जब हम नहीं चलाने पा रहे थे तो हम दौड़ा रहे थे साइकिल को, धीरे धीरे हम चलाने के प्रति क्या हो गया, विकसित हो गया हमारा माइंड, और हम उस चीज़ को सीख गए, अपने आप में विकास हो गया। तो लर्निंग इज क्या हो गया, डेवलपमेंट या ग्रोथ। अगला है सीखना अनुकूलन है, यानी कोई भी जीव जंतु उसको अच्छे से अनुकूलन मिल जाए, अच्छा से हैबिटेट हो जाएगा, तभी वो सीख सकता है, और बिना अनुकूलन के कोई भी जीव सीखना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो जैसे कि अनुकूलन, आपको अनुकूलित वातावरण मिलेगा, अनुकूलन समय मिलेगा, अनुकूलन साजो सामान मिलेगा, अनुकूलन शिक्षण सहायक सामग्री मिलेगा, अनुकूलन विधियाँ मिलेगा, तभी आप सीख सकते हैं। तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट, यानी सीखना क्या है, अनुकूलन है। और आपके लिए जब प्रतिकूल असर पड़ेगा तो आप उस चीज़ को अधिगम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। अगला है सीखना नया कार्य करना है, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, यानी आप कोई नया कार्य करने सीख जाते हैं, नया कार्य करने लगते हैं, तो यही क्या है, अधिगम है। आप एक एक करके नोट्स विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। सातवां, सीखना या अधिगम अनुभवों का संगठन है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। आपके अंदर कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है, तो वही उसका एक अनुभवों का संगठन है, यानी एक्सपीरियंस का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तभी वो सीखा हुआ कहलाएगा। यानी सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति तभी सीखता है जब उसका एक उद्देश्य हो, पर्पसिव हो, यानी यदि उसका पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसका कोई सीखना नहीं होता है। तो सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी जब आप सीखते तभी हैं जब आपका कोई उद्देश्य होता है। आप अभी CDP इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं कि आपको शिक्षक बनने का उद्देश्य है आपके अंदर। यदि शिक्षक बनने का उद्देश्य नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, और आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, बाल विकास नहीं सीख सकते हैं। तो अब देखिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं लोग, तो वो कभी भी CDP नहीं पढ़ेगा। आप शिक्षक हैं, आपका उद्देश्य है कि हमको शिक्षक बनना है, तो इसलिए आप ये बाल विकास पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगला है अधिगम या सीखना सक्रिय है, लर्निंग इज एक्टिव। यदि आप किसी चीज़ के प्रति एक्टिव नहीं हैं तो आप उस चीज़ को नहीं अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो अधिगम क्या है, एक सक्रिय है, अधिगम या सीखना सक्रिय है, लर्निंग इज एक्टिव। अगला है सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। देखिए शिशु जब जन्म लेता है तो वो अकेला जन्म लेता है, और उसको यदि हम कहीं अकेले में रख दें 10-20 साल तक उससे कुछ नहीं बोला जाए, और सिर्फ उसको समय पर खाना पहुंचा दिया जाए, कुछ बोला नहीं जाए, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता है। लेकिन जब वो शिशु जन्म लेता है तो वो समाज के बीच में रहता है, और समाज के तौर तरीकों, नियम, परंपराओं, रीति रिवाजों, इन सभी को सीखते हुए
सीखता है सामाजिक ज्ञान, और समाज से जब सीखता है तब धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने आप भी कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो व्यक्ति या मनुष्य या बच्चे कोई भी सीखता अकेले भी है और समाज के साथ भी सीखता है, यानी लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। अगला है सीखना वातावरण की उपज है, यानी वातावरण नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चा सीख नहीं सकता है। तो क्या है कि जब आप वातावरण में जन्म लिए हैं तो सीखना ही पड़ेगा और सीखता ही है। आप कितना कुछ कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब वातावरण में है तो वातावरण के नियमों, तौर तरीकों, परंपराओं को आप सीखते हैं। तो सीखना क्या है? वातावरण की उपज है। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अगला है सीखना खोज करना है। आपके अंदर कोई चीज़ खोज हो गया, आप कोई चीज़ का खोज कर ली। देखिए, खोज करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट बनना ही खोज नहीं होता। अब शिशु भी खोज करते हैं नए नए। अब कहीं नए जगह पर गया, देखता है कि ये जीव इस तरह से चीज़ खा रहा है, इस तरह से शिकार कर रहा है, इस तरह से वो ये भोजन कर रहा है। तो यानी बच्चे कोई भी चीज़ खोज कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या हो गया? सीखना। तो लर्निंग इज डिस्कवरी, और साइंटिफिक रीजन तो है ही, साइंटिस्ट बनने वाला जो खोज करता है वो तो है ही अधिगम, कि जब आदमी भूलवश कुछ करता है। तो इसी में आपको सिद्धांत भी बताएंगे कि प्रयास एवं भूल सिद्धांत क्या है, सीखने के नियम क्या हैं, स्किनर का क्या है, पावलव का क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अधिगम के वक्र। अब देखिए, ये कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन, कोई भी जीव जंतु जो भी है पूरे जीवन वो सीखता है, लेकिन सीखने के क्रम में क्या होता है कि कभी मंद, कभी तीव्र, कभी कम, कभी स्लो। तो इस तरह जो सीखता है, इसके वजह से जब हम एक ग्राफ पर इसको खींचते हैं, तो जब हम ग्राफ पर खींचते हैं तो इसके वजह से एक वक्र बनता है, और उस वक्र को कहते हैं हम लोग अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र का प्रयोग ब्रूनर ने सबसे पहले 1960 में किया था पेज पर, कि कोई व्यक्ति किस तरह से सीखता है। तो अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। आप इसको यहाँ से प्रश्न आता है तो आप गौर से देखिएगा, समझ जाइएगा। मैथ हल्का फुल्का भी जान रहे हैं, मैथ में आप लोग यदि आप ग्राफ बनाए होंगे तो इसको समझ जाइएगा। तो पहला है सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक तरफ है सीखने की मात्रा, एक तरफ है सीखने की मात्रा, दूसरे तरफ है प्रयास। आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको उस कार्य को करने में आपको क्या लगता है? समय लगता है, या आप प्रयास करते हैं। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, मान लिया जाए कि कोई आदमी है, पहला प्रयास कर रहा है, दूसरा प्रयास कर रहा है, तीसरा प्रयास कर रहा है, चौथा कर रहा है, पांचवा कर रहा है। और जब पहला प्रयास कोई कर रहा है तो पहला प्रयास में वो मान लिया जाए कि 5 बातें सीखी, 5 बातें सीखे। दूसरा प्रयास में 10 बात, तीसरा प्रयास में 15 बात, 15 बात, फिर 20 बात। तो कहने का मतलब बच्चा है छोटा, आप उसको अल्फ़ाबेट ही सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं, अ सिखा रहे हैं। तो मान लिया जाए कि पहला प्रयास या पहला दिन ही आप उसको पढ़ाए A से लेकर Z तक, तो क्या बच्चे A से Z तक जान जाते हैं? नहीं जानते। क्या होता है कि ABC, या हो सके कि एक अक्षर सीखे, 2 अक्षर बार बार वो बोलना सीख जाए, याद हो जाए, अधिगम कर ले। तो मान लिया जाए कि पहला प्रयास में वो 5 लेटर जान रहा है, 5 लेटर। फिर दूसरा प्रयास में वो 10 करेगा, 10 करेगा। तीसरा प्रयास में वो 15 करेगा। चौथा प्रयास में वो 20 करेगा। तो इस तरह देख रहे हैं क्या कि ये अधिगम का वक्र जो है एक सरल रेखा में जा रहा है, कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र। यानी ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति समान हो, जिसमें सीखने की गति समान हो, उस वक्र को क्या कहते हैं हम लोग? सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र। दूसरा वक्र देखते हैं हम लोग। दूसरा है धनात्मक त्वरण वक्र या उन्नतोदर वक्र या अवतल वक्र। ये तीनों एक ही है। इसमें क्या होता है कि धनात्मक, हम जैसे शुरू में ही बताए कि कोई भी शिशु एक जैसा नहीं सीखता है, कभी वो तेज सीखता है, कभी मंद हो जाता है, कभी फिर स्थिर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? धनात्मक, यहाँ देख रहे हैं जुड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि ये शुरू में इसकी सीखने की गति तीव्र होती है
और फिर इसमें मंद हो जाती है। यानी बच्चा पहले देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, या नहीं, एक इस तरह से आप उसी तरह से कर सकते हैं, 10 बात 20 बातें 30 40, यानी इधर देख रहे हैं कि ये सीखने की मात्रा है, वो कितना सीखा। तो पहला ही प्रयास में बच्चा क्या किया, 10 सीख गया, बच्चा 10 सीख गया। दूसरा प्रयास में बच्चा कि देख रहे हैं कि दूसरा प्रयास में यहाँ पर जा रहा है ये, सॉरी, तो दूसरा प्रयास में 20 नहीं सीख के क्या किया, वो 25 सीख गया, ज़्यादा स्पीड से सीख रहा है वो तीसरा प्रयास में। तो इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में वो तीव्र गति से सीखता है और फिर धीरे धीरे मंद होते जाता है। तो ऐसे वक्र को कहते हैं हम लोग धनात्मक त्वरण वक्र। इसमें क्या होता है कि धनात्मक त्वरण वक्र में इसको उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। इसमें ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति क्या है, तीव्र, यानी सर्वप्रथम सीखने की गति तीव्र, सीखने की गति तीव्र, उसके बाद या फिर मंद हो जाती है, फिर मंद हो जाती है। अब तीसरा है इसका जस्ट उल्टा, यानी ऋणात्मक त्वरण वक्र, यानी नतोत्तर वक्र। नतोत्तर मतलब क्या होता है कि डाउन होना, तो और उन्नतोदर मतलब होता है कि बढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि ये शुरू में मंद रहता है। आप देख रहे हैं कि शुरू में मंद है, 1 2 3, यहाँ प्रयास और समय मान लिया जाए कि 10 मिनट में वो कुछ सीख रहा है, चलिए 1 2 घंटा में ही इसको डिनोट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मंद है, शुरू में मंद है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आगे समय बीतते बीतते ये क्या हो गया, अचानक ऊपर उठ गया, अचानक ऊपर उठ गया। इसी तरह यहाँ 10 5 15 20 25 नहीं, तो इस तरह देख रहे हैं कि पहला प्रयास भी मंद था, दूसरा प्रयास भी इसका मंद था, तीसरा प्रयास में जरा सा बढ़ा, चौथा प्रयास में भी जरा सा बढ़ा, पांचवा में जो है ना बूम कर गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि क्या है कि इसमें नतोत्तर वक्र में क्या होता है कि शुरू में सीखने की गति, यानी प्रारंभ में सीखने की गति क्या है, मंद है। सीखने की गति मंद, यानी प्रारंभ में सीखने की गति मंद, अब फिर तीव्र हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। तो ये ऐसा वक्र कहलाता है ऋणात्मक त्वरण वक्र। अगला है एक मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है कि ये एक समान गति से नहीं चलता है, ना तो कभी घटता है ना बढ़ता। इसमें क्या होता है कि कभी पर यहाँ पर देख रहे हैं कि तीव्र हो गया, फिर यहाँ पर मंद हो गया, फिर यहाँ पर तीव्र हो गया, अचानक देख रहे हैं कि यहाँ से सीखा जो यहाँ अचानक तीव्र हो गया, तो तीव्र हो गया। तो इस बीच में क्या होता है कि कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र। तो इस तरह सीखने के कारण इसका आकार क्या होता है, एस आकारीय हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में तेज और मंद दोनों तरह का होता है। तो इसमें क्या है कि एक अधिगम का पठार देख लेते हैं। अधिगम का पठार, इसी में अधिगम में पठार या सीखने में पठार कैसे बनता है। आप देख रहे हैं कि शुरू में तीव्र मंद, फिर एक समय ऐसा आया कि एक फ्लैट बन गया। एक तरह से कहें कि इसमें क्या हो गया कि एक तरह से यहाँ पर प्लेन हो गया। यानी सीखने के क्रम में ऐसा समय भी आए जो समतल दिखाए, प्लेन दिखाए, तो इसको कहते हैं हम लोग अधिगम में पठार। अधिगम में पठार। तो ये था अधिगम के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अधिगम में पठार। तो अगले वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत को लेकर आएंगे। चूंकि वीडियो लंबा ना हो, आपको देखने में बोरिंग फील ना हो, इसीलिए थोड़े थोड़े तोड़कर आप इसको नोट्स बना लें। और जो नए लोग चैनल को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।